हेलो डियर्स, आप सभी को पता है ये हमारा एवरेज का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने एवरेज का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने एवरेज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले जाके एवरेज का फर्स्ट पार्ट देखें, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट वहीं पे डिस्कस है। बेसिक्स फॉर्मूला वहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, एवरेज का मतलब क्या होता है वो मैंने वहां पे डिस्कस किया था। ठीक है, अब आप इस वाले पार्ट में जो थोड़ा और बचा हुआ पीवाईक्यू है, मतलब जो और भी कुछ क्वेश्चन जो सीसैट में पूछे गए हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है यार, चैनल मत सब्सक्राइब करो, तुम पूरा फ्री हो उस चीज के लिए, लेकिन एटलीस्ट तुम अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में लिखो। समझ आ रहा है तो लिखिए, नहीं आ रहा है तो लिखिए, ठीक है। कोई चेंजेस करने वो लिखो। मैं इतनी बार कह चुका हूं, जो क्वेश्चन मैं स्किप करता हूं उस क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। यार हमें ना आउट ऑफ 80 एक सिक्योरिटी के लिए कम से कम 30 क्वेश्चन सॉल्व करके आने, वो भी करेक्ट, ठीक है ना, आउट ऑफ 80। तो प्लीज फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देर आर 13 टू डिजिट नंबर, 13 दो डिजिट के नंबर है, ठीक है, और वो भी कैसे नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, लगातार क्रमागत लगातार विषम संख्याएं हैं, ठीक है। If 39 is the mean of the first 5 such numbers, अगर 39 पहले 5 संख्याओं का माध्य है, तो बताइए कि 13 संख्याओं का माध्य क्या होगा। सबसे पहले एक बात समझना, अगर मैं माध्य की बात करता हूं, मतलब मैं अगर मीन की मैं बात करता हूं, तो इसका क्लियरली मतलब होता है कि वो मिडिल वैल्यू होता है। वो कौन सा वैल्यू होता है, मिडिल वैल्यू होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ केसेस में वो मिडिल वैल्यू आपको नहीं दिखते हैं, तो वो तब पॉसिबल है, ठीक है, वो तब पॉसिबल है जब जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लिखे गए हैं उनके बीच में जो बोल सकते हैं डिफरेंसेस है वो डिफरेंट होगा, या नेचर ऑफ नंबर अलग होंगे, नेचर ऑफ नंबर्स अलग होंगे। यहां पे आप सिंपल सा बात समझिए, देखिए आपके पास 39 जो है, 39 जो है, ये अपने आप में एक विषम संख्या है, ठीक है, और वो भी कितने संख्याओं का माध्य है, 5 संख्याओं का। कैसे 5 संख्याओं का, जो कि अपने आप में विषम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे 5 संख्या का स्पेस बनाते हैं, 1 2 3 4 5। ये मान लीजिए 5 संख्या है, टोटल मुझे कितने बनाने, 13। तो 5 तो ये हो गए, मतलब अभी मेरे पास 8 और घट रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 13 संख्या हो गई। 13 संख्या में अगर मैं पहले 5 की बात करूं तो ये वाला मेरा मिडिल वैल्यू है, और अगर मैं पूरे के पूरे 13 में बात करूं तो 5 6 7, ये वाला जो नंबर होगा वो मेरा क्या होगा, मिडिल वैल्यू होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं करना। अगर क्वेश्चन को आप देखिए तो पल भर में क्वेश्चन बन के आपके समक्ष होगा। देखिए अगर 39 पहले 5 संख्या का क्या है, औसत है, मतलब पहले 5 में 39 कहां पे आ रहा होगा, बीच में आ रहा होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले 5, मैं प्रूफ के लिए आपको बस पहले 5 पे सॉल्व कर देता हूं। अगर विषम संख्या की बात हो रही थी, यहां 39, तो यहां आपका 37, यहां आपका 35, ये आपका 41 और ये आपका 43। अब आप चेक करके देख लो इस 5 का। अगर मैं इसका रफली चेक करूं आपके सेटिस्फैक्शन के लिए कि क्या इतना हो रहा है या नहीं, देखिए, ठीक है। मुझे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से। देखो अभी फिलहाल 10 जोड़ लो, 40 40 80 80 और 30, 110 110 और 30, 140 140 और 30, 170, 170 हो गए। अब देखो 7 और यहां का 1 3 मिला लो 10, और यहां से इनको मिला लो 10 10 10 कितने हो गए, 20 20 और 5 25, इसको जोड़ो कितना हो गया, 195। 195 को अगर 5 से डिवाइड करोगे बेटा तो 39 ही आता है, ठीक है। तो बेसिकली 39 आपका मिड वैल्यू था, ठीक है। अब उसी प्रकार अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो मुझे अगर 13 संख्याओं का क्या निकालना है, 13 संख्याओं का अगर मुझे माध्य निकालना है, ठीक है, और सारी संख्याएं कैसी है, विषम है, तो अगला जो टर्म आएगा वो भी एक विषम संख्या होगा, मतलब 45, और उसके बाद वाला जो संख्या होगा वो भी एक विषम संख्या होगा, मतलब 47। तो इस पोजीशन पे मुझे मिडिल वैल्यू निकालनी थी। देखो मिडिल कैसे, इधर कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, इधर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये बीच का नंबर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, 47 होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी को ना समझ में आया तो एक बार दोबारा रिकैप करके देखना, बहुत क्लियर होगा। और मैंने बहुत स्लो पढ़ाया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अ स्टूडेंट ऑन हर फर्स्ट थ्री टेस्ट पहले 3 परीक्षाओं में n अंक उसका औसत स्कोर रहा है। ठीक है, यदि वो अपने चौथी परीक्षा में अपने पिछले औसत से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, ठीक है, तो बताइए पहले 4 परीक्षाओं का औसत स्कोर कितना होगा। तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक छात्रा है जिसने अपने पहले 3 परीक्षाओं में n अंक का औसत अंक प्राप्त करा है। ठीक है, तो जरा मुझे बताइए अगर उसने n अंक का औसत अंक प्राप्त करा है तो एवरेज क्या होता है। अगर मैं औसत की बात करूं तो एवरेज क्या होता है, आप कहेंगे सर जो एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये मैंने कल पढ़ा था। ठीक है, इस क्वेश्चन में एवरेज कितना दिया है, वो कह रहा है n एवरेज है, सम तो मुझे निकालना ही है। एक काम करते हैं, यहां पे ना रुक जाइए क्योंकि क्वेश्चन में भी n है, तो यहां पे मैं इस n को कलर चेंज कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि दोनों जगह मैंने n लिख दिया है। ठीक है, एवरेज की वैल्यू हमारी कितनी लिखी गई है, n लिखी गई है, तो इस एवरेज की जगह n आया। सम तो आपको निकालना है और नंबर ऑफ टेस्ट कितने दिए बच्चे ने, 3, तो इसका जो टोटल फर्स्ट 3 एग्जाम का सम होता है वो कितना हो जाता है, 3n हो जाता है। ठीक है, अब चौथे में कहता है चौथे टेस्ट में उसने कितना एग्जाम स्कोर किया है, जितना पिछला उसका औसत स्कोर था, तो औसत स्कोर कितना था, n था, उससे 20 अंक ज्यादा लाया है। तो मतलब अभी अगर मैं फाइनल एवरेज निकालूं तो पहले 3 एग्जाम में से उसके 3n नंबर थे। ठीक है, और चौथे में उसने कितना स्कोर किया है, n+20 किया है। कितना किया है, n+20, और अब इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से, क्योंकि अब टोटल 4 एग्जाम हो गए। मैं वापस से क्लियर कर दूं एक बार, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जो एवरेज होता है वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो भी मान दिया रहता है उसका योग अपॉन में जितने वो मान है उनकी संख्या। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी बच्ची है जिसने पहले 3 एग्जाम दिए हैं और उसका एवरेज कितना है, n पॉइंट है, तो मैंने एवरेज की जगह n रख दिया, नंबर की जगह 3 रख दिया, सम निकाल लिया, तो मुझे समझ में आया सम कितना आ रहा है उसका, 3n आ रहा है। ठीक है बेटा, फिर क्वेश्चन कहता है कि चौथे वाले एग्जाम में उसने पुराने एवरेज से 20 का स्कोर ज्यादा किया है। तो पुराना एवरेज था कितना अपने पास, पुराना एवरेज था अपने पास n। ठीक है, उसमें हमने 20 ऐड कर दिया, तो लास्ट में जो चौथा एग्जाम हुआ उसने n+20 स्कोर किया। ठीक है, अब इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए, 4n+20 अपॉन 4, आई थिंक सारे बच्चे इजिली कैलकुलेट कर सकती है, n+5 होगा। अगर एक स्टेप बीच का देखेंगे तो 4 कॉमन निकाल लो, n+5 अपॉन में 4 होगा, तो n+5 इस क्वेश्चन का आंसर है, मतलब ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आपका सीसेट 2011 में पूछा था और इससे पहले वाला क्वेश्चन सीसेट 2017 में पूछा। ठीक है ना, क्वेश्चंस के लेवल में कोई चेंजेस नहीं है, नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन डिजाइन किए जा रहे हैं, जो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा के भेजा गया है, क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू नंबर इनटू एवरेज। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, इसमें एक तरह से देखा जाए तो डिवीजन रूल्स अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो थोड़ा जल्दी बन जाता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है अ ग्रुप ऑफ 630 चिल्ड्रन, ठीक है चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं, 630 बच्चों के समूह का फोटो सत्र करवाना है। ठीक है, जिसके लिए उनको पंक्तियों में बैठाना है। ठीक, प्रत्येक पंक्तियों में उससे सामने वाली पंक्तियों की तुलना में 3 बच्चे कम बैठेंगे, मतलब अगर एक में x बैठेगा तो दूसरे में x-3 बैठेगा, ऐसे करके ये रिड्यूस होते जाएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियों की संख्या संभव नहीं है, मतलब 3 पंक्ति संभव नहीं है, या 4 पंक्ति संभव नहीं है, या 5 पंक्ति संभव नहीं है, या 6 पंक्ति संभव नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2014 में। ठीक है, चलो अब यहां पे एक चीज, अगर आपको वीडियो अभी तक क्लियर समझ में आ रहा है तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बन के देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और दूसरी बात प्लीज लाइक शेयर कमेंट करते रहिए वीडियोस पे, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है ना बेटा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा ना कि आपको कितना समझ में आ रहा है, वो कैसे समझ में आएगा, आपके कॉमेंट से समझ में आएगा मुझे। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो, या तो मैं इन 630 बच्चों को 3 पार्ट में बैठा दूं, या तो 4 पार्ट में, या तो 5 पार्ट में, या तो 6 पार्ट में। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर फटाफट डिवाइड करके देखना है क्या, नहीं डिवाइड नहीं करना है, ऐसे डिवाइड डायरेक्ट नहीं करना है, करना है डिवाइड पर डायरेक्ट नहीं करना है। देखो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि अगर 3 पंक्ति की बात होगी तो पहले में x, दूसरे में x-3 और तीसरे में x-6, 3 क्राइटेरिया हो गया, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, इसको मिलाएंगे कितने बच्चे होने चाहिए, 630 बच्चा होना चाहिए। यहां से x की वैल्यू निकालो, बच्चा डेसिमल में नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, मतलब x की वैल्यू डेसिमल में नहीं आनी चाहिए। 3x-9 इज इक्वल टू 630, 3x की वैल्यू कितनी होगी, 639,
अब इसको सॉल्व में मत करना, देखो सिंपली सबको दिख रहा है ये नंबर 3 का डिविजिबल है, मतलब पहला ऑप्शन तो भैया संभव है, हमें बोला है संभव जो नहीं होगा, पहला तो संभव है, इसको छोड़ दीजिए। अगर मैं 5 पंक्तों में बांटूं तो x माइनस 3, x माइनस 6 और उसके बाद x माइनस 9, ये भी 630 के बराबर होना चाहिए। चलिए जोड़िए, 1 2 3 4 4x हो गया, इसको जोड़ेंगे -18 इज इक्वल टू 630, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 648। मेरे ख्याल से मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन बेसिक्स तो आपको पता होगा कि अगर मुझे 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है तो लास्ट के 2 प्लेस को चेक करते हैं। ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल है, तो मतलब ये भी संभव है, ठीक है। अब अगली बात करें कि भैया 5 पंक्तियों में ब्रेक करना है, तो x माइनस 3 प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 9 और एक 5वां ले लीजिए x माइनस 12, ये किसके बराबर 630 के बराबर, ठीक है। चलिए जोड़िए भैया, 5x में माइनस करके पहले यहां लिख लेते, 6 3 9 9 9 12 12 12 कुछ गलत जोड़िएगा, 6 3 9 9 9 18 18 12 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 630, ठीक है। यहां से समझ में आया कि 5x की वैल्यू कितनी है 660, और मुझे नहीं लगता कि 5 के लास्ट में 0 है, तो ये डिवीजन रूल्स तो याद दिलाना पड़ेगा, तो नंबर ये भी डिविजिबल है, मतलब ये ऑप्शन भी डिविजिबल है। या तो मैं यहां पे सीधा सीधा कर सकता हूं कि ये आंसर होगा, अदरवाइज फॉर सेटिस्फैक्शन इसको चेक करना है तो कर लेते हैं। x माइनस 3, x माइनस 6, x माइनस 9, x माइनस 12, x माइनस 15, और ये किसके बराबर होना चाहिए 630 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। 6 कितनी बार आया, 6 बार आया, तो 6x, 6 3 9 9 9 18 18 12 30 30 और 45 इज इक्वल टू 630, और 6x की वैल्यू कितनी आई आपकी 675। आपको पता होना चाहिए 6 जो होता है वो 2 और 3 दोनों का डिविजिबल होता है, ये नंबर 2 का डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है, तो मतलब ये संभव नहीं है। मैंने इस ऑप्शंस को चेक करने से पहले ही बता दिया था, कैसे बता दिया था, क्योंकि मुझे ये तीनों दिख गए थे, कंडीशन जस्टिफाई है, तो ऑब्वियस वाली बात है, यहाँ पे नन ऑफ दिस का कोई ऑप्शन है नहीं, तो जो लास्ट ऑप्शन बचा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ एजेस ऑफ 5 मेंबर्स, एक परिवार है जिसमें 5 मेंबर हैं, परिवार में सदस्य हैं, ठीक है, और जिनका 3 साल पहले, ठीक है, उनके आयु का सम मतलब योग कितना था 80 था, ठीक है। तो जरा देखो, सम मुझे पता है कितना है 80 है, ठीक है। कितने लोग हैं 5 लोग हैं, तो मतलब आज से 3 साल पहले इनका एवरेज कितना होगा, तो हम कहेंगे 80/5, आज से 3 साल पहले इनका एवरेज 16 होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो दूसरी बात, अब क्वेश्चन कहता है कि परिवार की आज की औसत उम्र वैसी ही है मतलब कि 30 के 30 ही है, ठीक है। 30 का 30 बोल रहा, 16 का 16 ही है, औसत में कोई चेंजेस नहीं है, 16 का 16 है, जैसे 3 साल पहले थी। क्योंकि इस बीच एक बच्चे का जन्म हुआ, तो बताइए बच्चे की उम्र ज्ञात करें। अब मुझे जरा बताओ, आज से 3 साल पहले परिवार में 5 लोग थे, अगर 5 लोग थे और उनका योग अगर 80 था, तो एवरेज कितना निकला 16 निकला। अब 3 साल बाद, तो 3 साल बाद हर एक मेंबर, मान लो घर में अगर 5 लोग थे, ABCDE, अगर ये 5 लोग थे तो ये भी अपना 3 साल बढ़ा होगा, ये भी अपना 3 साल बढ़ेगा, क्योंकि भाई 3 साल के बाद की बात होगी करंट ईयर में, तो हर पर्सन 3 साल बढ़ा होगा, तो मतलब 3 गुना 5 15 साल, तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन इंक्रीज होना चाहिए। तो भैया 80 तो पहले था, उसमें 15 जोड़ दीजिए, तो मतलब करेंटली अभी उनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 95 होनी चाहिए थी। कितनी होनी चाहिए थी 95। अब आइए नए वाले कंडीशन पे, क्योंकि अब बच्चा आ गया है, हमने तो अभी ये कैलकुलेशन उस समय जोड़ा, उस कंडीशन में जोड़ा जब मेरे पास बच्चा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा नहीं है तो परिवार का जो योग होगा वो कितना होगा 95 होगा। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि बच्चा आने के बावजूद एवरेज पे कोई चेंजेस नहीं है, तो भाई तो सम निकाल के देखना जरा। सम क्या होता है, सम होता है एवरेज मल्टीप्लाई बाई नंबर, और एवरेज में कोई चेंज नहीं है, मतलब पहले भी एवरेज 16 था, अभी भी एवरेज 16 है, लेकिन अब 5 लोगों की जगह घर में कितने लोग हो गए 6 लोग हो गए। 5 लोगों की जगह घर में कितने लोग हो गए 6 लोग हो गए, तो 16 छक 96, मतलब होना 95 था, हो 96 रहा है, तो मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है 1 साल का, वो बता रहा है कि वो बच्चा 1 साल का होगा। वो बता रहा है कि वो बच्चा कितने साल का होगा 1 साल का होगा।
एक बार क्वेश्चन समझ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये ना क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस बार रिपीटेशन होने के चांसेस है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 80 योग है कितने लोगों का? 5 लोगों का। वहां से पहले मैंने एवरेज निकाल लिया, 16 आ गया। अब ये कब का है? 3 years एगो, 3 साल पहले का है, 3 साल पहले का है। तो 3 साल, अभी अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? हर बंदा अपना 3-3 साल बड़ा होगा तो 15 साल बढ़ जाना चाहिए। तो ये वाला वैल्यू आपका 95 आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन कहता है कि इस बीच में घर में एक बच्चा आया, एक बच्चे का जन्म हुआ, तो भाई परिवार 5 से 6 लोगों का हो गया। एवरेज में कोई चेंजेस नहीं है, तो 16 गुना 6 कितना हो जाएगा? 96। डिफरेंस कितने का? 1 साल का। तो आंसर कितना होगा? 1। चलिए, अब क्वेश्चन ये है, ये पता है लॉजिक से बनेगा, मतलब आगे इसमें कोई कैलकुलेशन जैसी चीज नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए बस स्टेटमेंट भर दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कक्षा में 3 समूह हैं, ए बी सी, एक क्लास मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक ग्रुप ही मान लेते हैं, एक सीसैट का हमारा ये बैच है। ठीक है, इस सीसैट बैच में हमने कक्षा के, ये हमारा बैच है। ठीक है, आप क्लासरूम समझ लो यार, नहीं तो इसको ना क्लास मान लेते, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये सीसैट का क्लास है, इसमें मैंने 3 ग्रुप बना दिए हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप और ये सी ग्रुप। क्वेश्चन कहता है यदि समूह 1 से एक छात्रा और समूह बी से 2 छात्रा समूह सी में स्थानांतरित किए जाते हैं, मतलब कि शिफ्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर इसके पास पहले से x होगा तो इसमें से x -1 हो गया। ठीक है, ये -1 किसके पास चला जाएगा? सी के पास चला जाएगा। ठीक है, और y के पास अगर मान लो y था तो इसमें से 2 लोग चले गए, तो मतलब इसमें 2 लोग और ऐड हो जाएगा, और इसके पास पहले से z था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये सारी घटनाएं कर दी जाती है तो बताइए जो नया एवरेज होगा उसमें उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वेट वैल्यू क्या होगा। तो भैया देखो, अगर आप लॉजिक से देखो तो पहले क्लास में कितने बच्चे थे? तो आप बोलेंगे सर x + y + z। बच्चे ग्रुप में शिफ्ट हो रहे, बरखुरदार क्लासेस में शिफ्ट नहीं हुए, एक ही क्लास में बच्चों को मिलाया गया है, तो क्लास का एवरेज तो ऐसे भी चेंज नहीं होने वाला है। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आप दे सकते थे इट रिमेन्स सेम, कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन स्टिल मैं समझाने के लिए लिख देता हूं। पहले क्लास में x बच्चा ए ग्रुप में था, y बच्चा बी ग्रुप में था और z बच्चा सी ग्रुप में था, तो उनका टोटल सम कितना था? x। और अगर मैं इसको जोड़ने जाऊं तो जोड़ के देख लो भैया, पहले बच्चा x था, x1 हो गया, x था तो x1 हो गया, फिर बच्चा y था तो y2 हो गया, y -2 हो गया, और इसमें 1 और 2 जुड़ा है, तो पहले z था उसमें 1 भी जुड़ा, उसमें 2 भी जुड़ा, तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, अभी भी आपके पास x + y + z बच्चा है। तो बच्चों में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, वही बच्चे हैं, तो एवरेज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आपका क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इट रिमेन्स द सेम, आपके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप बनाना चाहें तो बेशक बना सकते हैं। एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2020 का पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर हिज 50th इनिंग्स इज 46.4। किसी भी बल्लेबाज का 50वें इनिंग के बाद का जो औसत स्कोर रहा है वो 46.4 रहा है। ठीक है, और 60वें इनिंग के बाद उसका एवरेज स्कोर जो है वो इंक्रीज किया है 2.6 से, मतलब पहले 46.4 था, उसमें 2.6 ऐड कर दीजिए, तो जो नया वाला हो जाएगा वो 49 का हो जाएगा। कब? आफ्टर 60। तो कह रहा है कि आखिरी 10 मैचों का एवरेज बताइए। तो कुछ नहीं करो भाई, पहले 50 मैचों का एवरेज निकालो, एवरेज नहीं, सम निकालो कि पहले 50 मैच में उसने रन कितना बनाया था। तो तुम बोलोगे सर अगर मैं पहले 50 मैचों का सम निकालूंगा तो सम होता है नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज। तो इसको जरा फटाफट मल्टीप्लाई कर ले, इस डेसिमल से 0 कैंसिल कर दीजिए। 5 को 20 हाथ में 2, 30 32 हाथ में 3 और 5 को 20 और 2 23। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई नया एवरेज बढ़ के चेंज होके कितना हो गया? 49। ठीक है, कितना हो गया? 49। और अब मैच कितने हो गए? 60। तो नया एवरेज कितना हो गया आपका 60 मैचों के लिए? 49। तो ये हो जाएगा 9 चौक 54 5 2940। तो अब मुझे बताओ, ये डेटा है 50th मैच तक का, ये डेटा है 16 मैच का, मतलब बीच में 10 मैचों में कितने रन चेंज हुए? बीच में 10 मैचों का रन निकालोगे तो 2940 माइनस 2320, मतलब 620 रन बनाए। कितना रन बनाए? 620 रन बनाए। अब क्वेश्चन है आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज इन हिज लास्ट 10 इनिंग्स।
आखिरी के 10 मैचों का एवरेज स्कोर बताओ। तो भाई पहले आखिरी के 10 मैच में रन कितना बना ये पता चलना चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले 50 मैचों का रन निकाल लिया, फिर 60 मैचों का रन निकाल लिया, उसके बीच का गैप निकाल लिया, तो 620 आ रहा। और इस 620 को क्योंकि 10 मैच खेला गया, 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर 62 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 62, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका 62 हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेटेस्ट बोल सकते एग्जाम में पूछे, जैसे जैसे सीसैट 2023 का क्वेश्चन है, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और आप आराम से बना सकते हो, बस पेशेंस से समझना, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये कहता है कि फॉर 5 चिल्ड्रन विद द एजेस, यहां पे 5 बच्चे हैं, उनकी आयु ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, सी डी से छोटा है, डी ई से छोटा है। एनी 2 सक्सेसिव एज डिफर्स बाय 2 years, और इनके जो एजों का डिफरेंस है वो 2-2 साल का है, मतलब 2 साल का गैप है। तो तुम जरा समझो कि अगर ए बच्चा है, बी बच्चा है, सी है, डी है और ई है, ठीक है, सबसे बड़ा इसमें ई है। अब कह रहा है 2-2 साल का डिफरेंस, तो अगर ये ए का ही एज होगा, इसका एज मैं ए मान लूं, तो ये कितना हो जाएगा, a+2 हो जाएगा। ये वाला बच्चा कितना हो जाएगा, a+4 हो जाएगा। ये वाला बच्चा कितना हो जाएगा, a+6 हो जाएगा। और ये वाला बच्चा कितना हो जाएगा, a+8 हो जाएगा। ठीक है, सबकी एज निकल गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए सबसे छोटे वाले का एज क्या होगा। अब देखो 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन को समझना कैसे सॉल्व करना है। स्टेटमेंट 1 दे रहा है कि अगर सबसे बड़ा 3 गुना है छोटे वाले से, क्या इससे आंसर निकाल पाएंगे इंडिविजुअल। दूसरा पार्ट दिया है कि एवरेज एज ऑफ अ चिल्ड्रन इज 8 years, और सारे बच्चों का एवरेज एज 8 years है। अब आपको यह बताना है कि क्या आंसर सिर्फ पहले वाले से आएगा, क्या आंसर सिर्फ दूसरे वाले से आएगा, क्या आंसर दोनों को मिला के निकाल सकते हैं, या दोनों को मिलाने के बाद भी आंसर नहीं आएगा। देखो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है क्या कि भाई क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन, सिर्फ एक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बोलता है या तो पहले से भी आ जाए या तो दूसरे से, आइदर का मतलब या तो पहला या तो दूसरे से आ जाए। फिर कहता है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स टुगेदर, ये तभी आंसर आ सकता है जब हम दोनों को एक साथ लाएंगे, इंडिविजुअल आंसर नहीं आएगा। और एक कहता है कि आंसर ही नहीं आ पाएगा। अब जरा चेक कीजिए भैया कौन सी बात सही हो रही है। अगर मैं स्टेटमेंट 1 की बात करता हूं, ये कहता है कि ये जो बड़ा वाला है वो तिगुना है छोटे वाले से, तो भाई बड़ा वाला तो ये है जो कि तिगुना है छोटे वाले से, तो मतलब अगर मैं छोटे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। और मैं अगर देखूं तो यहां से सॉल्व नहीं कर रहा हूं, पर मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे यहां से एक की वैल्यू तो मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, ठीक है। मतलब मुझे जो क्वेश्चन बोल रहा था कि क्या मुझे यंगेस्ट बच्चे का एज मिलना है, तो स्टेटमेंट 1 तो आराम से दे देगा। अब आ जाओ सेकंड वाले से। सेकंड वाला कहता है एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 8 years, इनका एवरेज एज 8 years है। तो जरा सोचो बच्चा, अगर एवरेज एज 8 year है तो मतलब एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। अगर मुझे एवरेज 8 पता है, ठीक है, ऑब्वियस वाली बात है नंबर 5 है। अगर मैं सबको रख दूं यहां पे a+2, a+4, a+6 और a+8, क्या लगता है आपको यहां से a की वैल्यू नहीं मिल पाएगी? और जब a की वैल्यू मिल जाएगी मतलब सेकंड वाला भी आंसर देगा। मतलब इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 अपने आप में इंडिविजुअल आंसर देने के लिए, स्टेटमेंट 2 अपने आप में इंडिविजुअल आंसर देने के लिए, तो मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा होगा? ऑप्शन बी, वो कोई भी इंडिविजुअल इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए। ठीक है बच्चा, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन 2024 में भी पूछे गए हैं, ठीक है। सेम 2024 में कुछ इसी प्रकार का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। इस वाले का स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन ये कहता है कि इफ द एवरेज मार्क्स इन अ क्लास आर 60, किसी भी क्लास का एवरेज मार्क्स 60 है, तो मुझे बताइए कि उस क्लास में बच्चों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, मतलब एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम अपॉन नंबर। यहां से एवरेज की वैल्यू मुझे कितना पता है, 60 पता है, इज इक्वल टू s अपॉन n, ये मुझे अभी तक पता है। ठीक है, दूसरे बार में कहता है, ये तो हमें पता है, और यहां से मुझे s की वैल्यू बतानी, सॉरी n की वैल्यू बतानी, सॉरी मुझे इस वाले से n की वैल्यू बतानी। मैं इस वर्ड्स को रफ कर दूं थोड़ा, मुझे यहां से n की वैल्यू बतानी है, यहां से इसकी बतानी है। ठीक है, चलिए अब कंडीशन पे आते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है द हाईएस्ट स्कोर इन द क्लास आर 70 एंड द लोएस्ट स्कोर्स आर 50।
सबसे क्लास में ज्यादा जो स्कोर आया है वो 70 है और सबसे कम जो आया है वो 50 है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इस डाटा से मैं नंबर बता सकता हूं कि क्लास में कितने बच्चे होंगे। तो स्टेटमेंट 1 इंडिविजुअल तो आंसर नहीं दे सकता, ठीक है। सेकेंड पार्ट कहता है द एक्सक्लूजन ऑफ अ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज। अगर आप हाईएस्ट मार्क को और लोएस्ट मार्क को माइनस कर देते, एक्सक्लूड कर देते, हटा देते हैं, तो एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मतलब अभी भी आपका एवरेज 60 होगा, ठीक है। सम में से किसको हटाना, -70 कर दीजिए और -60 कर दीजिए, और नंबर में से क्या कर दीजिए, n-2 कर दीजिए। सॉरी यहां पे मैंने 60 लिख दिया है, ये 50 होगा आपका, ये 50 होगा आपका, ठीक है। ठीक, जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए, 60n-120, और यहां से अगर मैं s की वैल्यू निकालूं तो अगेन 60n-120, ये दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहां से n की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने देखा कि अगर मैं स्टेटमेंट 1 से तो नहीं निकल रहा, स्टेटमेंट 2 से नहीं निकल रहा, दोनों को कंबाइंड कर रहा हूं तो भी नहीं निकल रहा, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जवाब देना संभव नहीं है। क्वेश्चन कांट बी आंसर्ड इवन बोथ ऑफ द स्टेटमेंट टुगेदर। अगर मैं दोनों को भी यूज कर लूं तो भी, ये क्रॉस नहीं करना था, एक्चुअली टिक करना था, अगर मैं दोनों स्टेटमेंट्स को भी यूज कर लूं तो भी मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता हूं। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया जा रहा है। अभी तक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन अब बोल रहा है कैलकुलेशन मत करो, मुझे तो बताओ कि क्या तुम आंसर निकाल सकते हो जो डाटा में दे रहा हूं। तो थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना, इसलिए मैंने फॉर्मूला चेंज कराया है, ठीक है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, मैंने बोला है थोड़ा सा चेंज कर लो, सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर कर लो। थोड़ा कैलकुलेशन मन से ना बोल सकते हैं, हो जाता है, वर्बली हो जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा, और ये क्वेश्चन ऐसा है ना बेटा कि मतलब क्या बताऊं, मतलब इसके लिए मुझे लगता है पेपर पेन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, 6 लड़के जिनका वजन किसके बराबर है, 3 पुरुषों के, वो पुरुषों को मैं हमेशा औरतें क्यों लिख देता हूं भाई, 3 पुरुषों के, और वो किसके बराबर है, 7 लड़कियों के, और वो किसके बराबर है, 4 महिलाओं के, ठीक है। ये दिया हुआ है। यदि महिलाओं का औसत वजन 63 किलोमीटर है, सॉरी 63 किलोग्राम है, क्या क्या बोल रहा हूं भाई मैं, गर्मी लग रही है मुझे एक्चुअली। बोल ये रहा है कि यदि महिलाओं का औसत वजन 63 किलोग्राम है, ठीक है, तो बताओ लड़कों का औसत वजन क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहां से निकालो कि जरा औरतों का कुल वजन कितना है। तो भाई नंबर इंटू एवरेज, औरत है कितने अपने पास, 4, एवरेज कितना दिया है 63, तो भाई ये कितना हो जाएगा 252, ये कितना हो जाएगा 252, मतलब टोटल सम कितना आना चाहिए 252। और ये कितने बच्चों में डिवाइड करना है, 6 लड़कों में, क्योंकि ये डेटा दिया हुआ है हमारे पास, ये आपस में बराबर है। यहां से औसत लड़कों का पूछा है तो क्या करेंगे 252 अपॉन में 6, 42 बार में कट होगा, आपका करेक्ट आंसर 42 होगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपल सी बात है, जो डेटा दिया हुआ था वहां से जिसका वेट निकालेंगे, किसका वेट निकालेंगे, जिसका मुझे एवरेज पता था। तो महिलाओं का एवरेज पता था, वहां से उनका मैंने वेट निकाल लिया, मतलब वजन निकाल लिया, और उसके बाद लड़कों की संख्या से उसको क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि मुझे लड़कों का एवरेज पता चल सके। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत होता है बेटा तो प्लीज वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।